स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर उपस्थित हूँ जो डीआरडीओ की सीरीज अपने चल रही थी उसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर। आपसे निवेदन है, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थ्योरी के एमसीक्यू इसी चैनल पर अपलोड करवाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। पिछले वीडियो में जाकर ज़रूर देखें जो अपनी सीरीज चला रखी है 1 2 3 से लेकर। ठीक है दोस्तों, उसी में अपने बात करें इसी वीडियो के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साइन वेव होती है, रूप गुणांक पूछ रहा है। रूप गुणांक आपको बता दें क्या होता है, सभी को पता होगा। फॉर्म फैक्टर को अपने क्या बोलते हैं, रूप गुणांक। ठीक है दोस्तों, फॉर्म फैक्टर को क्या बोलते हैं, रूप गुणांक। अब पूछ रहा है जो साइन वेव चलती है, इसका साइन वेव का रूप गुणांक का मान कितना होता है। तो सभी को पता है भी 1.1 होता है। कैसे होता है 1.1, देखो दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना फॉर्म फैक्टर, ये किसका अनुपात होता है, आरएमएस मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और औसत मान का ये अनुपात होता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का अनुपात रूप गुणांक है, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। आरएमएस मान होता है, उसको क्या बोल सकते हैं, प्रभावी मान। ठीक है दोस्तों, प्रभावी मान। जो औसत मान है उसको क्या बोल सकते हैं, मध्य मान। ऐसे भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, प्रभावी मान और मध्य मान के अनुपात को क्या कहते हैं, रूप गुणांक। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, आरएमएस मान का वैल्यू अपने फॉर्मूला क्या होता है वैसे, 0.707। ठीक है, और औसत मान का कितना होता है, 0.637। तो इसका जो डिवाइड करेंगे लगभग 1.11 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों 1.1 तो है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको बता दें 1.1 यहाँ तो एग्जाम के अंदर 1.1 पूछा जा सकता है, यहाँ होता है पाई अपॉन के अंदर 2√2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो 1.1 आएगा, यहाँ पाई अपॉन के अंदर 2√2। ठीक है, मतलब कि पहला ऑप्शन देखो दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत डीपली, आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो आपका थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। कुछ ना कुछ आज इसमें नया सीखकर जरूर जाने वाले हो, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है समीकरण, एक समीकरण दे रखी है v बराबर साइन 100 साइन 50 πt में आवृत्ति पूछा है, आवृत्ति तथा आरएमएस मान की गणना करें। तो आपको बता दें, आपको मैं बता दूं, ये समीकरण होती है, इसमें जो साइन के जो आगे वैल्यू दी होती है ना, वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अगर अपने पूछ ले इस क्वेश्चन के अंदर भी ये समीकरण है और इसमें मैक्सिमम मान बताइए, तो कितना होगा, वी मैक्सिमम बराबर कितना हो जाए, यहाँ आई मैक्सिमम कितना हो गया, यहाँ पे वी देख रखा है, तो वी मैक्सिमम बराबर 100 वी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, और आपको कई स्टूडेंट को तो आता होगा, जो न्यू स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है ये क्वेश्चन, बाकी तो कई लोग तो इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो आपको मैं बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट है, जो टी के आगे वैल्यू दी होती है वो हमेशा ओमेगा की होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf। ठीक है दोस्तों, तो आप ये आपको बता दें, एक बार इसमें फ्रिक्वेंसी पूछा है तो अपने एक बार फ्रिक्वेंसी की गणना कर लेते हैं। फ्रिक्वेंसी की गणना करेंगे तो इसमें जो ये ओमेगा का मान दे रखा अपने को 50 π, तो ओमेगा का मान रख देंगे 50 π रख देंगे। ठीक है दोस्तों, 2πf 50 π और 2π f। अब देखो दोस्तों, पक्षांतरण करेंगे, इसके बटा में आ जाएगा, तो कितना आएगा, 2π। यहाँ से ये देखो दोस्तों, अपनी दोस्तों पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचे कितना, 50/2। 50/2 करेंगे 25 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है दोस्तों, कितनी आ गई, 25 हर्ट्ज। मतलब देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन हो सकता, सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब देखो दोस्तों, आरएमएस मान की गणना करते हैं। आपको अभी बताया आरएमएस मान की जो गणना करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वी मैक्सिमम, सॉरी दोस्तों, वी आर एम एस
मैक्सिमम तो अपने इसमें दे रखा है ना, वी मैक्सिमम वी आर एम एस बराबर 0.707 इंटू वी मैक्सिमम। मैक्सिमम अपने को दे रखा 100, ठीक है दोस्तों। तो इसका मान पुट कर देंगे अपने वी आर एम एस निकालने के लिए 100 इंटू के अंदर 0.707, ठीक है दोस्तों। पॉइंट हटाएंगे, बटे में 3 जीरो लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो आएगा कितना 707/10। तो पॉइंट हटा देंगे, जीरो लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 70.7 इसका जो आर एम एस मान निकल जाएगा। तो किसमें दे रखा 70.7, ऑप्शन नंबर डी के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। न्यू स्टूडेंट के लिए अच्छी समीकरण है, ऐसी थ्योरी के अंदर है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक साइन वेव, क्या है, एक साइन वेव है। पहला ऑप्शन कह रहा है वी मैक्सिमम सबसे ज्यादा होता है वो एवरेज वैल्यू होती है, जिसकी तरफ आपको बता दें जो ये ग्रेटर देन लेस देन होता है, जिस तरफ मुंह खुलता है वो हमेशा बड़ा होता है। कह रहा सबसे मैक्सिमम वैल्यू सबसे कम होती है, फिर उसके बाद आरएमएस वैल्यू, फिर एवरेज वैल्यू। एक साइन वेव के अंदर आपको बता दें, एक साइन वेव होती है उसके अंदर मैक्सिमम मान हमेशा ज़्यादा होता है, उसके बाद आरएमएस मान और एक एवरेज वैल्यू, ठीक है। दो की अपने को ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है, ठीक है। एक साइन वेव के अंदर मैक्सिमम मान ज़्यादा होगा, फिर आरएमएस मान, फिर एवरेज वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब देखो आरएमएस मान कितना होता है, 0 पॉइंट अपने पीछे बचा के 707, और इसका एक और होता है, ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला जो अपने आरएमएस मान की गणना करते हैं, वी मैक्सिमम अपॉन के अंदर √2, ठीक है। और एवरेज वैल्यू की गणना करते हैं, एक तो 0.637 आई मैक्सिमम या वी मैक्सिमम, ठीक है। एक और होता है एवरेज वैल्यू का ज्ञात करने का फॉर्मूला, वो क्या होता है 2v मैक्सिमम अपॉन के अंदर पाई, ठीक है दोस्तों। ये दोनों ही फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको एवरेज वैल्यू अगर पॉइंटों में दिया, वैसे 100-200 दिया, ठीक है। अगर पाई में दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाता है हमेशा, ठीक है दोस्तों। दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने होंगे, दोनों फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। और ये रिहर्सल अभी जो एग्जाम होने वाला DRDO का 6 जनवरी 2023 को, उसके लिए तो ऐसी थ्योरी में क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं, ठीक है दोस्तों। एक दो क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक कॉइल में, एक कॉइल है, कोई कुंडली है में प्रभावित होने वाली, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। आपको बता दें ये तो COD ऑप्शन में नहीं हो सकता, या कैपेसिटेंस हो सकता है या इंडक्टेंस हो सकता है। अब देखो दोस्तों, जो धारा के मान में परिवर्तन करता है ना, धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का जो विरोध करता है उसे इंडक्टेंस कहते हैं हमेशा। और जो वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे पूछा वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध कैपेसिटेंस करता है, अब इसमें पूछा है धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध इंडक्टेंस करता है। और आपको बता दें इंडक्टेंस का जो प्रतीक होता है वो L, और इसका मात्रक होता है वो हेनरी। अब आपको इसमें कमेंट करके अंतिम में बताना है वीडियो के, इंडक्टेंस का जो व्यवहारिक मात्रक क्या हो रहा है, व्यवहारिक मात्रक आपको कमेंट करना है, इंडक्टेंस का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा पिन कर दूंगा कमेंट को। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया एग्जाम के अंदर, अभी भी इसका संभावना है। पढ़ लें दोस्तों, ऐसी थ्योरी आपकी अभी तक मजबूत नहीं है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लें। कह रहा है जब युग्मन गुणांक, ठीक है दोस्तों, का मान इकाई है तब कौन सी कपलिंग होगी। युग्मक गुणांक जिसको अपने के है, जिसका प्रतीक के है, कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन राशि है, और जिसका प्रतीक होता है वो के होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, और ये जब इसका मान क्या है, इकाई है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है नो इंडक्टिव कपलिंग। आपको बता दें जब के का मान 0 हो, जब युग्म गुणांक का मान 0 हो तब कौन सी कपलिंग होगी, नो इंडक्टिव कपलिंग, कोई प्रकार की कपलिंग नहीं होगी। और तब जब युग्म गुणांक का मान इकाई हो तब परफेक्ट मैग्नेटिक कपलिंग होगी,
ठीक है दोस्तों, मतलब एक तरह का ये परफेक्ट कपलिंग होगी। और जब टाइटली कपलिंग कब होगी, जब 0.5 से, जब के का मान है जो 0.5 से अधिक हो, मतलब टाइटली कपलिंग। ठीक है दोस्तों, के की मतलब टाइटली कपलिंग कब होगी, जब युग्म गुणांक या के का मान 0.5 से अधिक हो। अब देख रखा है लूजली कपलिंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, इसमें क्या होता है, जब के का मान 0.5 से, जब 0.5 से कम हो। ठीक है दोस्तों, के का मान जब 0.5 से कम हो, जब कौन सी कपलिंग होगी, लूजली कपलिंग। अब देखो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता एग्जाम के अंदर, जैसे मैंने ये आपको एमसीक्यू एक क्वेश्चन बना के दिया, ऐसे नहीं। इसमें से किसी भी बारे में पूछ सकता है अपने को। तो सभी पढ़ के जाना है आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें ये युग्मन गुणांक होता क्या है। ये होता है जो स्वप्रेरण होता है ना अपना ऑटो ट्रांसफार्मर जिस पे कार्य करता है, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण के बीच जो अन्योन्य प्रेरण होता है ना, उसके बीच में संबंध है ना, वो स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, और ये दो कॉइल के बीच क्या करता है, दो कुंडली है जैसे, ठीक है, दो कॉइल है, दो कॉइल के बीच में कपलिंग का निर्धारण करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब किससे जुड़ी हुई है, कपलिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, आगे होगा समझ में। और आपको बता दें, आपको कैसे पता लगेगा भी कपलिंग का मान कितना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको बोलते हैं, जिसको लिखा जाता है के बराबर एम म्यूचुअल इंडक्टेंस और अंडरूट के अंदर L1 डॉट L2, दो कुंडलियों को बीच में संबंध स्थापित करता है ना, L1 इंटू L2। इससे फॉर्मूले का यूज करके कपलिंग अपने बता सकते हैं कौन सी कपलिंग है। ठीक है, और ऐसा नहीं है एग्जाम में डायरेक्ट पूछे क्वेश्चन, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान और इन दोनों का मान, जो कुंडलियों का प्रेरक, तो इनका मान भी देख के अपने को पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, भी कौन सी कपलिंग है, तो अपने देखना है भी के का मान कितना आ रहा है, 1.1 आ रहा है, 0 आ रहा है, या 0.5 से अधिक आ रहा है, 0.5 से कम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक प्रेरणिक परिपथ में प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में क्या होता है, के डब्ल्यू बराबर 0, के वी ए बराबर 0, के वी ए आर बराबर 0, या तीनों शक्ति बराबर होती है। आपको बता दें जो के वी ए शक्ति है इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक शक्ति। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है, वास्तविक शक्ति। और ये के वी ए क्या होती है, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। और के वी आर है जो प्रतिघाती। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें जो शुद्ध प्रेरणिक परिपथ होता है ना, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ, उसमें वास्तविक शक्ति का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक शक्ति 0 होगी तो इसमें क्या होता है, प्रतिघाती शक्ति बची, प्रतिघाती शक्ति और आभासी शक्ति, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिघाती शक्ति और आभासी शक्ति दोनों बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें वास्तविक शक्ति का मान 0 होता है। ठीक है दोस्तों, और इंडक्टिव सर्किट के अंदर एक दो चार बातें आपको और रिवीजन करवा देता हूँ। वोल्टेज एवं धारा के बीच में जो फेज अंतर कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और एक जो इसमें एक और होता है वो मतलब कौन लीड करता है कौन लैग करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें धारा है जो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। ठीक है दोस्तों, यही कैपेसिटर की बात आ जाए, प्योर धारितीय परिपथ तो उल्टा हो जाएगा। अब इसमें जो करंट है जो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी, यहाँ की वोल्टेज आगे चलती है शुद्ध प्रेरणिक परिपथ के अंदर। ठीक है दोस्तों, और बात करें अपने प्योर रेजिस्टिव सर्किट की, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कौन सी शक्ति 0 होती है, कौन सी शक्ति बराबर होती है। ठीक है, तो आपको बता दें प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें जो प्रतिघाती शक्ति है वो 0 होती है, और बची दो शक्ति दोनों वो बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी बचेगी, एक तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति वो बराबर होती है, और केवीआर जो प्रतिघाती शक्ति है वो 0 होती है रेजिस्टिव सर्किट के अंदर। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्योर इंडक्टिव सर्किट। आपको बताया मैंने अभी पिछले वीडियो में, जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होती है उसमें जो धारा है वोल्टेज से कितने डिग्री पश्चिमी होती है, 90 डिग्री की पश्चिमी होती है।
अब इसमें पूछा रीजन, उसमें रीजन क्या है, पश्चगामी होने के क्या कारण है। पहला वोल्टेज, पावर फैक्टर, बैक ईएमएफ, पावर फैक्टर एंड वोल्टेज। आपको बता दें उसका कारण है बैक ईएमएफ। ठीक है दोस्तों, क्या कारण है पश्चगामी होने का, बैक ईएमएफ। अब आपको बता दें ये एक डायग्राम से अपने को समझ सकते हैं बैक ईएमएफ क्यों मतलब होता है, क्यों उसका मतलब पीछे क्यों होती है। तो बता दें आपको, ये साइन वेव बनती है, ये इसमें वोल्टेज चलती है, वोल्टेज आगे चलती है इंडक्टर के अंदर, प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर। अब देखो, अब देखो अपने कोयल में जैसे धारा प्रभावित की, ठीक है, कोई भी धारा प्रभावित की कोयल में, तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो वो ईएमएफ है जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो जिससे जैसे इसमें देखो दोस्तों, इसमें जैसे वोल्टेज चली, इसके साथ ही अपने जो है बैक ईएमएफ चल पड़ता है। ठीक है, बैक ईएमएफ चल पड़ता है। अब देखो दोस्तों, जब तक बैक ईएमएफ मान अधिकतम तक नहीं पहुंच जाता, जब बैक ईएमएफ का मान अधिकतम तक नहीं पहुंच जाता, तब तक धारा चलना संभव नहीं है। ठीक है, और जब यहाँ पे बैक ईएमएफ का मान अधिकतम हो गया, और यहाँ से अपने जो धारा है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से धारा चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी कारण कहते हैं कि जो इंडक्टर में धारा है जो वोल्टेज से पीछे है 90 डिग्री, उसका कारण क्या है, ये जो है बैक ईएमएफ, इसका ये कारण है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, संधारित्र एक अपने तीन टो बोलते हैं इसको, टो। ठीक है दोस्तों, तीन टो में कितना आवेशित नहीं अनावेशित पूछा है। ठीक है दोस्तों, मतलब कितना डिस्चार्ज होता है। तो आपको बता दें जो कैपेसिटर होता है तीन टो में 5% डिस्चार्ज होता है, और चार्जिंग की बात करें 95% चार्ज होता है। और आपको बता दें दोस्तों, इसमें जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है दोस्तों, मतलब पहले ऐसे बनता है, यहाँ पे 5 टो में पूरा चार्ज हो जाता है। 1 टो में कितना होगा, 63.3%। ठीक है दोस्तों, और 2 टो, 3 टो, 4 टो, 5 टो। ठीक है दोस्तों, आपको बता देता हूँ मैं, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ भी। 1 टो में 1 टो में कितना चार्ज होगा, सेकंड, 1 टो, 2 टो, 3 टो और 4 टो। ठीक है दोस्तों, 4 टो और 5 टो, 63.3, लगभग 63.3 माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके पास ऑप्शन आए तो उसके हिसाब से कर लेना आप। 85%, और ये 95%, 98, 4 टो में 98, और इसमें 99%, मतलब 5 टो में एक संधारित्र पूर्ण चार्ज हो जाता है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक कैपेसिटर पर अंकित मान 583 एम है, तो इसके वास्तविक मान की गणना कीजिए। एक कैपेसिटर है, उस पर क्या अंकित मान है, कितना है, 583। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो दोस्तों, अपने को पहले क्या करना है, पहला अंक और दूसरा अंक ये तो दोस्तों सेम सेम रख देना है। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरा अंक होता है ये गुणांक को दर्शाता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, गुणांक मतलब 10 की पावर। अगर देखो 10 यहाँ कितनी है, 10 की पावर, ये तो पिछले कुछ मेरे वीडियो में करवाए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी, आप जाकर देखें एक बार प्लीज़, वीडियो पिछली है जो। 3 है तो इंटू 10 की घात 3 आ जाएगी। अगर 10 की घात यहाँ पे 4 होता, 10 की घात 4, 10 की घात अगर 5 होता, 585 एम है तो 10 की घात 5 आ जाती। एम क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है सहनशीलता को, टॉलरेंस को। ठीक है दोस्तों, अब आपको एम की जो टॉलरेंस है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कितनी होती है एम की टॉलरेंस, -+20%। ठीक है दोस्तों, तो इसको हेल्प करके कैलकुलेशन करेंगे, इसको 3 जीरो लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब टॉलरेंस आपको सभी की बता देता हूँ मैं। के की टॉलरेंस LMN। ठीक है दोस्तों, के की टॉलरेंस, एल की टॉलरेंस और एम और एन की टॉलरेंस। के की कितनी होती है, +-5%, +-10%, +-20% और +-30%। ठीक है, अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था टेक्निकल हेल्पर का, जो अभी जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर पूछा था एफ़ की जो टॉलरेंस है वो कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें एफ़ की जो टॉलरेंस होती है वो कितनी होती है, +-1%। जो प्रीस मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, दोनों में आया था,
प्री और मेन में दोनों ही आया था। एफ प्रकार की टॉलरेंस कितनी होती है, एफ की जो 1% होती है, ठीक है दोस्तों, 1 पॉइंट नहीं, 1% होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये दोस्तों दोस्तों अपने ये कभी खेड़ा नहीं छोड़ेंगे, कोस थीटा साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं आभासी शक्ति है वास्तविक शक्ति का अनुपात होता है। आपको बता दें जिसे पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर होता है वो क्या आता है, वास्तविक शक्ति है आभासी शक्ति का अनुपात होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे उल्टा पूछ रखा है, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं, बट इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, ठीक है जिसको जिसको अपने क्या बोलते हैं, कोश फाई, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति का अनुपात। अब देखो दोस्तों, आभासी शक्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केवीए से, ठीक है, और वास्तविक शक्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के डब्ल्यू से। अब देखो केवीए बराबर क्या होता है, वी आई, ठीक है, और के डब्ल्यू बराबर क्या, केवीए बराबर वी आई, के डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी आई कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, कोस वी आई से वी आई कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/cos फाई, ठीक है दोस्तों। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/cos फाई, जो कि सेकंड ऑप्शन के अंदर अपने को दे रखा है, ठीक है दोस्तों। ये कोस फाई ये नहीं होगा, ये तो पावर फैक्टर होता है जो कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है। अब देखो दोस्तों, अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, यो कोट थीटा लिख रखा है, एक भी एग्जाम्पल के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। कोट थीटा क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अपने लेते हैं के डब्ल्यू वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति, प्रतिघाती शक्ति ले लेते हैं, ठीक है। तो वास्तविक जो वास्तविक शक्ति है उसको उसके बराबर क्या होता है, वी बराबर उसका फॉर्मूला कोस थीटा, क्या होता है, कोस थीटा, वी बराबर कोस थीटा, और के वी ए बराबर क्या होता है, वी इंटू साइन थीटा। अब देखो वी आई से वी आई कट गया और आया कितना, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और कोस थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है दोस्तों। इससे उल्टा आ जाए तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो उससे क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, लेकिन इस समय क्या हो जाएगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन ये साइन थीटा वाली सारणी भी पढ़ के जाना दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक आरएल श्रेणी परिपथ है जिसके अंदर इंडक्टर आर जुड़ा हुआ है, रजिस्टर और एल जुड़ा हुआ है, क्या है, श्रेणी सर्किट है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज की गणना करनी है जब इंडक्टर पर वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट, और रजिस्टर पर वोल्टेज कितनी है, 8 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपको फॉर्मूला याद होगा तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर वी आर अपॉन के अंदर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल की होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 10 एम्पियर नहीं आएगा दोस्तों, क्या पूछा है, सप्लाई वोल्टेज, तो आंसर कितना आएगा, 10 वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात, अब देखो अब इंडक्टर पर अपनी वोल्टेज ज्ञात करनी है। ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर, ये इंडक्टर है, ये एल है, इस पे अपने को वोल्टेज इंडक्टर की वोल्टेज ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू एक्स एल, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगर अपने को आई नहीं दी हुई तो आई कहाँ से लाएंगे, इसके अंदर फॉर्मूला होता है आई बराबर वी अपॉन के अंदर जेड, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों अपने को जेड नहीं दिया है, जेड कहाँ से लाएंगे, जो जेड के लिए फॉर्मूला होता है जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस में एक्स, एल इंडक्टिव है तो इंडक्टिव, कैपेसिटिव है तो सी आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर पावर फैक्टर अपने को ज्ञात करना हो श्रेणी सर्किट के अंदर तो कैसे, क्या सूत्र होता है, आर अपॉन जेड, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी मतलब मिले जुले हैं, तो ये एक बार जरूर पढ़ लेना, एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। अब देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक समांतर आरएलसी सर्किट है, कौन सा है, समांतर आरएलसी सर्किट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा हो तब पावर फैक्टर क्या कह रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस के मान से ज़्यादा हो, ठीक है दोस्तों।
अब यहाँ पे कई बच्चे मार खा जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कई बच्चे क्या करेंगे, भी एक्सएल का मान ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, भी लीडिंग हो जाएगा पावर फैक्टर। पर ऐसा अपने को नहीं करना है, क्योंकि श्रेणी आरएलसी समांतर सर्किट है, इसमें हमेशा श्रेणी की अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना है। अगर समांतर आरएल सर्किट में एक्स सी का मान ज़्यादा हो तो उस समय पावर फैक्टर लैग करेगा। क्यों करेगा, एक धाराओं के कारण होता है ये। उस समय समांतर आरएल परिपथ में जो पावर फैक्टर लैग करेगा तब जब करेगा तब एक्स सी का मान ज़्यादा हो, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान ज़्यादा हो। अगर ये कंडीशन आपको पूछ ले, ये कब होगा फिर समांतर में, ये लीडिंग कब होगा, जब एक्स एल का मान ज़्यादा होगा एक्स सी से, ठीक है दोस्तों। और यूनिटी आपको पता है, एक्स सी का बराबर एक्स सी एल जो अनुनाद सर्किट होता है उसके अंदर बराबर जीरो होता है, और जीरो कब होता है, जब फेज अंतर 90 डिग्री हो, ठीक है। और आपको बता दें, जो आपको दो यूनिट आपको मतलब पावर फैक्टर, एक तो अनुनाद सर्किट हो गया, अनुनाद सर्किट के अंदर इकाई होता है, और दो कंडीशन और होती है जिसके अंदर पावर फैक्टर इकाई होता है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। देखते हैं आप लोगों की तैयारी कितनी है। अब देखो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर श्रेणी देख, श्रेणी क्या है, श्रेणी आर एल सर्किट है, उसमें क्या है, एक्स एल का मान एक्स सी से ज़्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटी रिएक्टेंस से ज़्यादा है, तो उस समय पावर फैक्टर लैग होगा, ठीक है दोस्तों। उसमें पावर फैक्टर क्या, पश्चगामी होगा। अगर यही कंडीशन श्रेणी की जगह समांतर आ जाए, आरएलसी आरएलसी समांतर आ जाए, आरएलसी समांतर आ जाए, ठीक है दोस्तों, तो उस समय क्या होगा, एक्स एल का ज़्यादा होगा तो पावर फैक्टर हमेशा लीडिंग होगा, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सीरीज अनुनाद सर्किट है, ठीक है, कौन सा अनुनाद है, सीरीज अनुनाद है। जब रेजोनेंस आवृत्ति से कम आवृत्ति है उस समय पावर फैक्टर होगा, पहला ऑप्शन लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी, जीरो। अब देखो दोस्तों, अनुनादी आवृत्ति होती है जो जिसको अनुनादी आवृत्ति को रेजोनेंस आवृत्ति बोला जा सकता है। इसको आपको एक मैं फॉर्मूले के जरिए बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या, एक इसका जो ग्राफ बनता है उसके जरिए आपको मैं बता देता हूँ। इसका एक ग्राफ बनता है इससे, ठीक है दोस्तों, ग्राफ के लिए आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, इसलिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किसके बीच बनता है, फ्रीक्वेंसी व धारा के बीच बनता है। अब देखो दोस्तों, इसमें जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है बीच में, अनुनादी आवृत्ति, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अपने इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो क्या है, जो सप्लाई आवृत्ति है उसका मान ज़्यादा है, किससे, रेजोनेंस आवृत्ति से। इधर क्या, विपरीत उल्टा कर दो, जो कि इधर क्या होगा, सप्लाई फ्रिक्वेंसी का मान कम है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अनुनादी आवृत्ति का मान ज़्यादा है। अब देखो दोस्तों, आपको पता है अनुनाद अनुनाद स्थिति हो तब क्या होता है, एक्स एल एक्स सी के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इधर क्या फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो आपको बता दें जो एक्स सी होता है ना, एक्स सी, उसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, टू पाई एफ सी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पे अपने फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रिक्वेंसी इधर ज़्यादा करेंगे, और इधर फ्रिक्वेंसी बढ़ाया है तो जैसे ही व्युत्क्रमणपति होता है एक्स सी का मान घट गया, और जो एक्स एल होता है वो क्या होता है, टू पाई एफ एल। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाई, इंक्रीज की, और एक्स एल का मान डिक्रीज हो गया, घट गया, तो मतलब कि बढ़ गया, ठीक है, सॉरी बढ़ गया, सॉरी दोस्तों बढ़ गया, जैसे ही मतलब समानुपाती हो गया, फ्रिक्वेंसी बढ़ाई और एक्स एल का मान भी बढ़ गया। अब देखो, अब एक्स सी का मान तो घट गया और एक्स एल का मान बढ़ गया, मतलब एक्स सी आ गया, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे कंडीशन कौन सी आ गई, आपको मैं बता देता हूँ, एक्स सी का मान जो है वो घट गया क्योंकि फ्रिक्वेंसी के कारण। अब देखो दोस्तों, अब एक्स एल का यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एल का मान ज़्यादा हो गया और एक्स सी का मान बढ़ गया, ठीक है। अब इस इधर वाली कंडीशन में आ जाओ, इधर वाली कंडीशन में आएंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है, तो वही देखो एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी,
और एक्स एल बराबर क्या होता है, एक्स एल 2πf l, है ना। तो देखो दोस्तों, जैसे अपने फ्रिक्वेंसी को इधर क्या है, फ्रिक्वेंसी कम है ना, जैसे फ्रिक्वेंसी कम करेंगे तो एक्स एल का मान घट जाएगा, और फ्रिक्वेंसी जैसे इस सूत्र में कम करेंगे तो इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। मतलब इधर क्या है, एक्स एल एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा है और एक्स एल की कम है, ठीक है, दोनों का विपरीत हो गया ना। देखो दोस्तों, अब देखो, अब इसमें देखो सीरीज अनुनाद के अंदर मतलब एक्स एक्स सी का मान ज़्यादा हो तो पावर फैक्टर सी ज़्यादा है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान, तो पावर फैक्टर हमेशा लीड करेगा, ठीक है, पावर फैक्टर क्या करेगा, लीड करेगा। और जो इसमें है एक्स एल का मान, तो इसमें क्या करेगा, पावर फैक्टर लैग करेगा। यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पावर फैक्टर लैग कर हो जाएगा लीडिंग, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक्स एल का मान ज़्यादा है। सॉरी दोस्तों, लंबी वीडियो होगी, तो आप एक काम करना, इसको 2 की स्पीड में देख के मतलब 2 की स्पीड में कर लो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं, तीनों फेजों के परस्पर कितने डिग्री का फेज अंतर होता है। अपने को सभी को पता है, जो तीनों फेज होते हैं वो परस्पर 120 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, जुड़े होते हैं लगभग, है ना। तो आपको बता दें, इसमें 120 डिग्री तो दे ही नहीं रखा, तो आपको बता दें 100 पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। चारों को कैलकुलेशन हल करेंगे, पाई का मान कितना, 280 180 अपॉन करेंगे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पर नहीं जुड़े होते, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपको बता दें, जो डी नंबर ऑप्शन है ना, 60 इंटू पाई का मान 180 डिग्री अपॉन के अंदर 90, इन कैलकुलेशन करेंगे तो इनका उत्तर कितना आएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फेज एंड न्यूट्रल के बीच नापी गई वोल्टेज को क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, मैं बता दूं, लाइन वोल्टेज होती है जो क्या होती है, दो फेजों के बीच में नापी गई वोल्टेज, ठीक है, जो कि VL के अंदर दे रखा है। दो फेजों के बीच नापी गई वोल्टेज को क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज। IL होता है जो जो दो फेजों के बीच में जो धारा चलती है ना, दो फेजों में प्रवाहित धारा, उसको क्या कहते हैं, IL। IP कैसे हैं, फेज धारा, एक फेज में प्रवाहित धारा, और फेज और न्यूट्रल के बीच में नापी गई वोल्टेज को क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। मतलब ए ऑप्शन इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जब एक स्टार संयोजन में असंतुलित लोड हो, क्या है, असंतुलित लोड हो, जब तीनों फेजों पर संतुलित भार नहीं है, मतलब लोड समान नहीं है, असंतुलित लोड हो, तब न्यूट्रल धारा का मान क्या होता है। स्टार संयोजन है, ये स्टार संयोजन है, RYB, कुछ लंबी वीडियो होगी ज़्यादा आज। तो स्टार संयोजन में क्या असंतुलित लोड हो, जब न्यूट्रल धारा का मान, IN को पूछ रहा है अपने को, IN 0 होती है, IN बराबर 0, IN न्यूट्रल धारा 1 ±1। आपको बता दें, जब स्टार संयोजन के अंदर असंतुलित लोड हो, जब न्यूट्रल धारा का मान क्या होता है, तीनों फेजों की जो धारा होती है ना, उसके योग के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। अगर पूछ ले अपने को संतुलित लोड हो, जब स्टार संयोजन के अंदर जब न्यूट्रल धारा का मान पूछ ले, उस समय अपने को आंसर क्या करना है, न्यूट्रल धारा का मान 0 होता है संतुलित लोड के अंदर, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, शक्ति मापन विधि, शक्ति मापन विधि है, उसमें 3 वाट मीटर विधि है, 3 वाट मीटर विधि उपयोग में लेते हैं ना अपने, 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर। तो 3 वाट मीटर विधि का उपयोग कब करते हैं, जब संतुलित भार हो तब। सेकंड ऑप्शन कह रहा है असंतुलित भार हो तब। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है असंतुलित भार हो तब। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है तीनों फेज पर लोड समान हो तब। आपको बता दें, 3 वाट मीटर विधि हो जब असंतुलित भार हो तब उपयोग में लेते हैं, और संतुलित भार कब उपयोग में लेते हैं, जब 1 वाट मीटर विधि हो, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या, शक्ति वाट मीटर में 3 वाट मीटर भी जल्दबाजी में गलती हो जाती है ना, इंसान क्या गलतियों को पुतला ही है, ठीक है दोस्तों। शक्ति मापन, अपनी शक्ति वाट माप रहे हैं, 3 वाट मीटर उपयोग कर रहे हैं, तो कब उपयोग में, जब असंतुलित भार हो तब, 3 वाट मीटर का उपयोग विधि का उपयोग करते हैं। अब देखो दोस्तों, 1 वाट मीटर का उपयोग विधि कब कब करते हैं, जब संतुलित भार हो तब। और जब देखो दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है संतुलित व असंतुलित दोनों भार पर, इसको 2 वाट मीटर विधि है ना, इसका उपयोग करते हैं संतुलित व असंतुलित दोनों पर, मतलब दोनों लोड समान नहीं है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें तो एक सारणी बनती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वो याद करके जाना। उसमें से क्वेश्चन पढ़ते हैं, हर एग्जाम के अंदर एक सारणी होती है। और ये पूछ रहा है 2 वाट मीटर विधि है, 1 वाट मीटर क्या कर रहा है, कुल खपत कर रहा है, मतलब रीडिंग दे रहा है 1 वाट मीटर है। और दूसरे वाट मीटर की रीडिंग क्या है, दूसरे वाट मीटर की रीडिंग 0 है। तो पावर फैक्टर पूछ रहा है। आपको बता दें, अगर 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर पूरी शक्ति खपत दे रहा है, 0 वाट मीटर दूसरी वाट मीटर जो 0 रीडिंग दे रहा है, उस समय जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, 0.5 होता है यहाँ, ठीक है। यहाँ ऑप्शन आ सकता है 1/, ये आ सकता है 1/2 होता है या 0.5 होता है, ठीक है दोस्तों। और इस समय जो फेज अंतर होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और ये सभी ऑप्शन बताने थे आपको, बट वीडियो बहुत लंबी होगी तो इसलिए कभी और देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, यदि फेज क्रम आर वाई बी है, आर फेज 120 डिग्री पर है, वाई फेज की स्थिति क्या होगी। आपको बता दें, इसके लिए एक ट्रिक होती है, प्लस की पीक बराबर यहाँ पे 0 बराबर माइनस की पीक। मतलब अब देखो दोस्तों, फेज क्रम क्या है, आर वाई बी, है ना। फेज क्रम क्या है, आर वाई बी। अब देखो दोस्तों, फेज वाई फेज कितने पर है, 100, ये 120 डिग्री पर है, किस प्लस प्लस का है ना 120 डिग्री। आर के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई कहाँ पे आएगा, 0 पे, ठीक है। और माइनस के पीक पर बी कहाँ आ रहा है, तो ये कहाँ आएगा, माइनस के 120 डिग्री पर, माइनस 120 डिग्री पर कौन होगा, वाई फेज, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में ना आया तो स्किप करके वीडियो वापस करके देख सकते हैं आप। तो इस समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, वाई फेज क्या है, 0 डिग्री पर है, क्योंकि माइनस माइनस 120 पर बी है और आर फेज पर अपने को दिया है। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, फेज क्रम इंडिकेटर में अगर धनात्मक अनुक्रम उस समय धनात्मक अनुक्रम है, फेज इंडिकेटर में एक अनुक्रम है, धनात्मक अनुक्रम है, उस समय उसकी शक्ति घूर्णन करती है। फेज क्रम इंडिकेटर एक मापक यंत्र होता है जिसको फेज क्रम मतलब फेज को अपने को दर्शाता है। उसके अंदर एक डिस्क लगी होती है, ये किससे निर्मित होती है, एल्यूमिनियम से निर्मित होती है, ठीक है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, एल्यूमिनियम चकतियाँ किससे डिस्क किससे निर्मित होती है, एल्यूमिनियम के। ये धनात्मक अनुक्रम है, ठीक है दोस्तों। तो इस समय जो जो किस तरफ रोटेट कर रही होगी, दक्षिणावर्त, वामावर्त, पहले दक्षिणावर्त फिर वामावर्त। आपको बता दें, फेज क्रम इंडिकेटर के अंदर अगर धनात्मक अनुक्रम है तो उस समय उसकी शक्ति है जो क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रही होती है। और वामावर्त कब होगी, जब ऋणात्मक अनुक्रम हो। कब होगी, ऋणात्मक अनुक्रम हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें, शून्य फेज क्रम कब होता है, पढ़ ही लो दोस्तों, कुछ नहीं होता। फेज क्रम क्या करता है, शून्य फेज क्रम कब कब होता है, जब तीनों फेज अपने को समांतर में हो। जब तीनों फेज समांतर में हो उस समय फेज अंतर क्या होता है, 0 डिग्री। समांतर में मतलब यूं, ठीक है दोस्तों, आर वाई बी, ये शून्य अनुक्रम है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।